इन साथियों एसएससी एमटीएस की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्टों का एनालिसिस किया गया है और एक सैंपल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। मेरा मानना है कि अभी तक अगर आपकी शिफ्ट नहीं हुई है तो आप एक काम करिएगा, इस पूरे सैंपल पेपर को साथियों देख कर जाइएगा, यहां से आपका मैक्सिमम पेपर साथियों फंसेगा आपके एग्जाम में। तो साथियों इस वीडियो की अगर बात करें, सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद इंग्लिश के और रीजनिंग के और मैथ के। जो पैटर्न आपका चल रहा है उसी पैटर्न पर आधारित साथियों आप आज की इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के जुड़वा शहर किसे कहा जाता है। तो मैं बता देता हूं आपको साथियों, सिकंदराबाद और हैदराबाद को ही भारत के जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सुशासन दिवस जो कि 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, तो ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है साथियों? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था। क्या उसने बाल विवाह पर रोक लगाई थी साथियों? नहीं, उसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ये किसके दरबार में रहते थे। तो अमीर खुसरो की अगर बात करें साथियों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। राजा राममोहन राय की समाधि कहां पर है? समाधि कहां पर है? कोलकाता में, पटना में, या इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, या साथियों कनाडा में। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा सकता है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही राजा राममोहन राय की समाधि है, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? देखिए यहां से एक सवाल तो ये बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। अगर पूछा जाए कब की गई साथियों, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती अगर बात करें 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय साथियों कौन थे? तो पॉर्मस्टन थे। क्या नाम था इनका? पॉर्मस्टन इनका नाम था और ये 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1988 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक काम किया था? तो जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सबसे लंबे समय तक बने रहे थे प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मुझे बताइए। तो इनका नाम है साथियों मोरारजी देसाई। ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए मुद्रा के अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? मुझे बताइए। क्या मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी को कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन? तो मैं कहूंगा नहीं। मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सेबी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 12 अप्रैल को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल को कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ये आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। साथियों ये क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन है साथियों जो आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत आराम से और बहुत अपने दिमाग को साथियों एक्टिव रखते हुए इन सभी क्वेश्चन को आप देखिए। मेरा मानना है कि आपको बहुत फायदा साथियों मिलेगा अपने एग्जाम में। अर्थशास्त्र में साथियों एक चीज होती है, आईपीओ एक शब्द है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको बताना है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की अगर बात करें, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों 15 क्वेश्चन हुए अभी देखिए जीएस के आपके कितने क्वेश्चन में कराऊंगा, जैसे आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे ना वैसे। उसके अलावा इंग्लिश की अगर बात करें साथियों, जिस टाइप के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, वैसे क्वेश्चन कराऊंगा। और उसके बाद साथियों रीजनिंग को देखेंगे और मैथ को देखेंगे, यानी कि पूरा निचोड़ साथियों आज की इस वीडियो में आप यहां से लेकर जाएंगे। तो आपको बहुत तसल्ली से बैठना होगा साथियों इस वीडियो में, यानी कि अगर आप बहुत जल्दबाजी करेंगे तो चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी, और जब चीजें आपकी समझ में नहीं आएगी तो पेपर पास करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपने मनोमस्तिष्क को एक्टिव रखते हुए साथियों इन सभी चीजों को देखिए। कह रहे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये तो साथियों नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? ये 2014 में शुरू किया गया था, यानी कि सितंबर 2014 में ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर आपका भी हो जाता है। उसके बाद देखिए मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं, मुझे बताइए। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें, आप इतनी देर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को साथियों सब्सक्राइब करके, यानी कि वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। ठीक है, आपके लिए साथियों मैथ के क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीएस के प्लस करंट अफेयर के। और आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन तो आप देखेंगे साथियों जीएस के, लेकिन 5 क्वेश्चन पूरे देखेंगे साथियों आप करंट अफेयर के। तो आपको बहुत अच्छे
तरीके से यहाँ पर साथियों पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। कितनी आंखें होती हैं साथियों? 5 आंखें होती हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की अगर बात करें तो इनको ही साथियों भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध, यानी कि सरकारिया आयोग ये किसकी सिफारिश करता है? तो मैं कहूंगा ये तो केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों की अगर बात करें इसके बीच सिफारिश करता है कौन? सरकारिया आयोग। यह सवाल भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में करों को केंद्र के द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 270 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 270 के तहत करों को केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस हाईकोर्ट के 75 साल पूरे हुए हैं? तो राजस्थान हाईकोर्ट की अगर बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट के साथियों 75 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर द होर्ता शो में भागीदारी की है? तो कहां पर साथियों की है? ये आपको मालूम होना चाहिए, तिमोर लेस्ते में की है। कहां पर की है साथियों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने साथियों तिमोर में ही, तिमोर लेस्ते में द होर्ता शो में भागीदारी की है। अगला सवाल है कि अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं? तो मैं कहूंगा इजराइल। यानी कि अमेरिका ने इजराइल देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। उसके बाद देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगर बात करें तो ये किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये तो अभी मालदीव की साथियों आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय सेना ने कहां पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो पर्वत प्रहार अभ्यास कहां पर आयोजित किया है भारतीय सेना ने? साथियों लद्दाख में किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो अब साथियों यहां पर हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे और पूरे 25 क्वेश्चंस हम लोग इंग्लिश के देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे एडियम पूछा जा रहा है। एडियम का मतलब होता है साथियों मुहावरा, ये आपको भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। मंकी बिजनेस, मंकी बिजनेस की अगर बात करते हैं, मंकी बिजनेस का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी व्यवहार, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें तो गैर कानूनी व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी व्यवहार, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साथियों मंकी बिजनेस। तो आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। कैरिंग आउट बिजनेस रिलेटेड टू मंकीज गलत, एक्शन दैट इमिटेट अदर एनिमल्स नहीं, डीलिंग इन द सप्लाई ऑफ मंकीज नहीं, बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और इज डिसऑनेस्ट। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एक 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से एक ऑप्शन गलत है, यानी कि एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है, वो आपसे यहां पर पूछी जा रही है, बताइए। अरे की अगर बात करें बिल्कुल सही है, एक्सप्रेस की अगर बात करें बिल्कुल सही है, कट क्यों लगा रहा हूं मैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सही है तो आंसर नहीं हो सकता, सही है तो आंसर नहीं हो सकता। एक्सक्लेम की अगर बात करें साथियों ये भी बिल्कुल सही स्पेलिंग है, लेकिन ये लिखा हुआ है कम्युनिटी, ये गलत स्पेलिंग। कम्युनिटी की अगर बात करें साथियों COMMUNITY होता है साथियों, क्या होता है? COMMUNITY होता है। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग बिल्कुल गलत थी। फिर से देखिए साथियों इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन की अगर बात करें, ईडियम का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है साथियों अंत में। इसका मतलब क्या होता है? तकरीबन आखिर में कह सकते हैं, अंत में कह सकते हैं। तो साथियों ओकेजनली इसका मीनिंग होगा, ओकेजनली तो नहीं होगा। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। ओकेजनली का मतलब क्या होता है साथियों? ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। अल्टीमेटली की जब हम बात करते हैं साथियों, हाँ इसको हम लोग कह सकते हैं कि आखिर, अंत, ऐसे करके। तो मैं कहूंगा कि इन द लॉन्ग रन का मीनिंग क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगुलरली की अगर बात करें, रोज, नियमित, इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। इमीडिएटली की अगर बात करें, इसका मतलब साथियों तुरंत हो जाएगा। खैर अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रॉपिकल का आपको बता रहे हैं एंटोनिम, यानी कि बिल्कुल उल्टा, अपोजिट मीनिंग आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि बहुत अच्छे तरीके से कि ट्रॉपिकल का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है, मुझे बताइए। देखिए ट्रॉपिकल का मतलब होता है साथियों उष्ण कटिबंधीय। क्या? उष्ण कटि, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय एक तरीके से होता है, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है एक तरीके से गर्म से। इसका मतलब साथियों गर्म से हो सकता है। तो मैं कहूंगा इसका एंटोनिम क्या होगा साथियों? कोल्ड होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल कोल्ड होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ट्रॉपिकल का अगर एंटोनिम आपसे पूछा जाए तो कोल्ड आपको बतलाना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, द पुलिस लेटर अबैंडोन्ड दैट वन ऑफ द थीव्स हैड बीन अरेस्टेड, ये आना चाहिए, या साथियों कमेंस्ड आना चाहिए, एनालाइज्ड आना चाहिए, कंफर्म्ड आना चाहिए? तो मैं कहूंगा कंफर्म यहां पर आना चाहिए, यानी कि द पुलिस लेटर कंफर्म्ड दैट वन ऑफ द थीव्स बीन अरेस्टेड। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों खाली जगह आपको बताना है कौन सा वर्ड आएगा। माई क्लासमेट इज सैड ऑफ माई अचीवमेंट, यानी कि मेरी क्लासमेट मेरी अचीवमेंट से सैड है, ये आएगा, या बेटर है ये आएगा, या साथियों जेलस है ये आएगा, या जेलस है। मैं कहूंगा जेलस का मतलब होता है साथियों जलना या ईर्ष्या। तो मैं कहूंगा मेरी क्लासमेट मेरी अचीवमेंट से जेलस है, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। आप साथियों आपसे पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक पूरा सेंटेंस होगा, उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना होगा, ठीक है। यानी कि फिट टू बी ईटन, तो फिट टू बी ईटन की
की जब हम बात करते हैं फिट टू बी ईटन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर आप खा सकते हो तो कहा जाएगा ये तो भाई खाने योग्य है। क्या कोई अगर चीज खाने योग्य है यानी कि फिट टू बी ईटन हम कह सकते हैं। तो यहां पर अगर साथियों बात करें इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेस्टी तो नहीं कहेंगे, एडिबल। एडिबल साथियों यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि एडिबल का मतलब भी होता है खाने योग्य। तो जिनका भी आंसर यहां पर बी है यानी कि फिट टू बी ईटन का मीनिंग क्या होगा, एडिबल होगा। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन की स्पेलिंग यहां पर गलत है, वो आपसे साथियों यहां पर पूछी जा रही है। मुझे बताइए, देखिए 19 लिखा हुआ, 19 का मतलब तो 19 होता है, ठीक है। यहां पर साथियों क्या लिखा हुआ, यहां पर अगर बात करें न्यूट्रलाइज लिखा हुआ, न्यूट्रलाइज नहीं होता है साथियों, न्यूट्रलाइज होता है यानी कि ई की जगह पर साथियों क्या आएगा, ए आएगा। और इसका मतलब की अगर बात करें, इसका मतलब होता है बेअसर। क्या इसका मतलब होता है साथियों, इसका मतलब होता है बेअसर। उसके अलावा नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा कहते हैं साथियों नाउन को। और नेशनलाइज की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकरण करना इसका मतलब होता है। तो आंसर आपका जो जाएगा यहां पर वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत थी। सही क्या होगी वो भी मैंने आपको बताई। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपसे पूछा जा रहा है सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग, किस वर्ड का सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है, डिजर्ट का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। देखिए डिजर्ट के मतलब कई सारे अलग अलग होते हैं। तो डिजर्ट की अगर बात करें साथियों, इसको त्यागना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिजर्ट की अगर बात करें, डिजर्ट को त्यागना भी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या स्टे हो सकता है, नहीं। सपोर्ट हो सकता है, नहीं। एबेंडोन हो सकता है क्योंकि एबेंडोन का मतलब भी कहीं ना कहीं त्यागना होता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहां पर आपको साथियों मोन्यूमेंटल का एंटोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मोन्यूमेंटल का मतलब क्या होता है साथियों, कोई चीज अगर महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज को साथियों कहीं ना कहीं क्या कहा जा सकता है, मोन्यूमेंटल कहा जा सकता है। इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है यानी कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको क्या कहेंगे साथियों, इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं क्योंकि मिस्टीरियस कह नहीं सकते, इनॉर्मस भी नहीं कह सकते और इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि डिस्क्रीट की अगर बात करते हैं तो डिस्क्रीट का आपसे पूछा जा रहा है कि एंटोनिम क्या हो सकता है। देखिए डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, विचारशील। क्या डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है साथियों, डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, जो विचारशील नहीं है यानी कि टैक्टलेस उसको हम लोग कहते हैं। तो आपका आप लोग ध्यान रखेंगे, डिस्क्रीट का एंटोनिम अगर आपसे पूछा जाए तो टैक्टलेस आपको बताना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साथियों, यहां पर लिखा हुआ है नॉट हैविंग नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी, यानी कि अगर किसी को किसी विषय में किसी क्षेत्र में जानकारी नहीं है तो उसको साथियों क्या कहा जाएगा, मुझे बताइए। चलिए, तो उसको कहीं ना कहीं एक्सपर्ट तो नहीं कहा जाएगा, उसको साथियों इनिशिएटेड कह सकते हैं। क्या अनइनिशिएटेड कह सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको साथियों सिनोनिम बताना है साथियों। माइहम का सिनोनिम क्या हो सकता है बताइए, अशांति इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है साथियों अशांति। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं अशांति। तो रेबेल का मतलब क्या अशांति होता है साथियों, नहीं, रेबेल का मतलब होता है विद्रोही। जैसे कोई बागी नहीं बन जाता विद्रोही, तो उसको कहते हैं साथियों रेबेल। हाँ, चॉस की अगर बात करें इसका मतलब भी होता है कहीं ना कहीं अशांति या अराजकता भी हम लोग कह सकते हैं। ऑर्डर की बात करें साथियों, आज्ञा होता है, आदेश मतलब। और प्लंडर की अगर बात करें तो लूटना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करें, एक गेम दैट नो वन विंस, क्या यानी कि एक ऐसा खेल जिसमें कोई एक जीतता ही नहीं, यानी कि कोई नहीं जीता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ड्रा हो गया, मैच हो गया, स्पोर्ट हो गया, पास टाइम हो गया। तो मैं कहूंगा कि खेल क्या हो गया, ड्रा हो गया, यानी कि एक गेम दैट नो वन विंस उसको क्या कहेंगे, ड्रा कहेंगे उसको। उसके बाद देखिए साथियों, डल का आपको बताने